नमस्कार, मैं अंशु अग्रवाल सीए आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के बारे में, जिसमें समय से भुगतान से संबंधित कुछ नियम दिए हुए हैं। आज हम उनकी चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको सबको पता है, आयकर अधिनियम में धारा 43(b)(h) में एक अमेंडमेंट आया है, जिसके अकॉर्डिंग सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को देरी के से किए हुए खर्चे अमान्य हो जाते हैं। जब भी हम उसे देरी से खर्चे करते हैं, भुगतान करते हैं, तो वो खर्चा हमें जब हम एक्चुअल में भुगतान करते हैं तभी वो मान्य होता है। ये चेंजेस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से आए और इसमें जो तय समय सीमा है उसके बाद में जो भुगतान किए जाते हैं उनको असल भुगतान के रूप में मान्य किया जाता है। और ये भुगतान सूक्ष्म और लघु उद्योगों को देय भुगतानों से संबंधित बात करता है सारा। और जितनी भी इसमें समय सीमा की बात हो रही है, ये एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग मान्य की जाएगी। और सूक्ष्म और लघु उद्योगों की परिभाषा भी एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ली जाएगी। ये जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट है, ये एक्ट असल में बात क्या करता है, ये क्या है, ये हम जानते हैं। ये एक्ट वर्ष 2006 में लाया गया था, जो 2 अक्टूबर 2006 से लागू हो गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना, उन्हें लोन की सुविधा प्राप्त उपलब्ध कराना और उन्हें समय से भुगतान दिलवाने के लिए इस तरह के उद्देश्य के लिए प्रावधान लाए गए थे 2006 में। क्योंकि 2006 में ये प्रावधान लेकर आए, लेकिन इस पर बहुत अच्छी तरह से अमल नहीं हो पाया, तो ये अमल अच्छे से हो पाया, इसलिए इनकम टैक्स में ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से नया चेंज आया। जो एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट में भुगतान से संबंधित जो समय सीमा दी है, ये धारा 15 में दी हुई है। और धारा 15 में कहा गया है कि यदि कोई सप्लायर किसी खरीदार को कोई माल या सेवाएं देता है, तो जो खरीदार है वो सप्लायर को जो सहमत तिथि है उन दोनों के बीच में, एग्री डेट है, उस डेट तक भुगतान अवश्य करेगा। अगर वो एग्री डेट नहीं होती है, कोई रिटर्न में कोई एग्री डेट नहीं है, तो उस केस में 15 दिन तक भुगतान करा जाएगा। और जो एग्री डेट है, इसके लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, 45 दिन से ज्यादा की नहीं हो सकती। इसका मतलब, इसे हम समरी में समझ लें कि अगर एग्री डेट है दोनों के बीच में, सप्लायर और बायर के बीच में, और वो एग्री डेट 45 दिन से कम है, तो एग्री डेट के अकॉर्डिंग भुगतान करना है, चाहे वो 4 दिन हो, चाहे 40 दिन हो, चाहे 45 दिन हो। और अगर एग्री डेट है लेकिन वो 45 दिन के बाद में है, सपोज 60 डेज का एग्री डेट आ रहा है आपका, तो वहां पर 60 डेज नहीं लिए जाएंगे, वहां पर 45 दिन के अकॉर्डिंग आपको भुगतान करना होगा। और एग्री डेट ना होने की स्थिति में केवल और केवल 15 दिन। इस एक्ट की जो धारा 2N में सप्लायर की परिभाषा दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग सप्लायर का मतलब सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों से है, मतलब माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज, जिन्होंने धारा 8 के अनुसार अपना मेमोरेंडम मतलब उद्यम आधार दाखिल किया हुआ है। और इसमें शामिल इन चीजों को कर लिया गया, जैसे कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन और स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, जैसे कि उत्तर प्रदेश में यूपीएसआईडीए होता है और राजस्थान में आरएसआईसी होता है। और इसके अलावा कोई भी कंपनी, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई ट्रस्ट, कोई भी बॉडी जो जिस भी नाम से कही जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता नाम से, जो कि रजिस्टर हुई हो या बनी हो, कंस्टिट्यूट हुई हो या रजिस्टर हुई हो, किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग जो अभी वर्तमान में लॉ चल रहा है, जैसे कि कंपनीज एक्ट में प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड बनती है, एलएलपी एक्ट में एलएलपी, पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप फर्म बनती है, ये सब इसमें कवर हो रहे हैं। लेकिन कंडीशन है कि जो माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज से के द्वारा गुड्स प्रोड्यूस किए गए हैं या उनके द्वारा कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो ऐसे गुड्स बेचने के लिए, ऐसी गुड्स सर्विस देने के लिए इंगेज हो, उन ट्रेडर्स को इस केस में कवर कर लिया। अब जो सप्लायर की डेफिनेशन में माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस को कवर किया, तो माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन देखना जरूरी हो जाता है, जहां पर माइक्रो एंटरप्राइजेस का तात्पर्य ऐसे एंटरप्राइजेस से, ऐसे उद्यमों से है
जो कि धारा 7 के अंतर्गत अलग अलग क्लॉजेज में इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। ऐसे ही लघु उद्योगों के लिए भी सेम बात कही गई है। ऐसे एंटरप्राइज, ऐसे उद्यम जिनका धारा 7 के इस क्लॉज में वर्गीकरण किया है, ये सेकंड क्लॉज में, और सूक्ष्म उद्योग फर्स्ट क्लॉज में है। धारा 7 में जो वर्गीकरण है उससे पहले हम समझ लें उद्यम या एंटरप्राइज को कैसे परिभाषित किया गया है। अब एंटरप्राइज का मतलब इन्होंने कहा है धारा 2E में, जिसमें इन्होंने कह दिया कोई भी ऐसी एस्टेब्लिशमेंट, कोई बिजनेस कंसर्न जो कि इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में और प्रोडक्शन में किसी गुड्स के, जो कि फर्स्ट शेड्यूल टू द इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के तहत दिया हुआ है। जो ये इंडस्ट्री डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट है उसमें फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें जो लिखे हुए गुड्स हैं उन गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ हो कोई व्यापार, वो इसमें कवर होता है एंटरप्राइज की डेफिनेशन में, या कोई सर्विस देने में इंगेज हो। कोई ट्रेडर इस एंटरप्राइज की डेफिनेशन में कवर नहीं होता। जब एंटरप्राइज की डेफिनेशन में कवर नहीं होता तो माइक्रो एंटरप्राइजेस या स्मॉल एंटरप्राइज की डेफिनेशन में भी वो कवर नहीं होता। जो एंटरप्राइज को धारा 7 में वर्गीकरण किया गया था, लेकिन जो 26 जून 2020 में एक नोटिफिकेशन भी आया SO 2119E, उसमें जो चेंज करने के बाद नया वर्गीकरण है उसको हम पढ़ लेते हैं। पहला वर्गीकरण माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, सूक्ष्म उद्यम, जहां पर की प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है और टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। सेकंड कैटेगरी स्मॉल एंटरप्राइजेस मतलब लघु उद्योग, जहां पर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट के लिए कहा गया 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़। और मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए कहा गया इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़। तो जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग हैं उनके लिए पेमेंट की कंडीशन एप्लीकेबल होती है, मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए पेमेंट वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है। अगर कोई खरीदार किसी सूक्ष्म या लघु उद्यम को तय समय सीमा में भुगतान नहीं करता है तो उस खरीदार ने धारा 16 के अनुसार जो भी पेमेंट लेट करेगा उसमें RBI के द्वारा जो नोटिफाइड बैंक रेट होगी उससे 3 गुनी दर से भुगतान करेगा, जो कि मंथली बेसिस पर कंपाउंडिंग होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट दी जाएगी। ठीक है, और इसमें दोनों के बीच में कोई समझौता हुआ, कोई एग्रीमेंट होता है किसी भी तरह का जिसमें उन्होंने कहा कि हम ब्याज नहीं देंगे या नहीं लेंगे, दोनों ने, सेलर ने भी एग्री कर लिया, तब भी वो एग्रीमेंट, वो समझौता कोई मायने नहीं रखेगा, ये ब्याज देयर रहेगी ही। इवन किसी कानून में भी लिख दिया जाता है कि ये ब्याज नहीं देनी है तो भी इस एक्ट ने सबको ओवरराइड कर दिया है। सभी एक्ट को, सभी कानून को, सभी समझौतों को नजरअंदाज करते हुए ये ब्याज देयर रहेगी। लेकिन अगर किसी केस में जब खरीदार ने माल खरीदा है या सेवाओं की आपूर्ति ली है, सर्विस ली है, और उस सेवाओं से संबंधित या उस माल से संबंधित कुछ आपत्ति है, तो खरीदार अगर 15 दिन के अंदर, जब उसे सप्लाई हुई है उससे 15 दिन के अंदर एक लिखित शिकायत करता है, लिखित आपत्ति करता है, तो वहां पर जो भुगतान तिथि करने के लिए जो गणना हमें 15 दिन की या 45 दिन की करनी है, उस 15 दिन की या 45 दिन की गणना करने के लिए हमें उतने समय तक का समय एक्स्ट्रा मिल जाएगा जब तक ये शिकायत का रिजोल्यूशन सप्लायर नहीं करता। मतलब जब ये शिकायत का समाधान सप्लायर कर देगा उस दिन के बाद से 15 दिन या 45 दिन काउंट होना शुरू करेंगे। अगर 6 महीने तक भी उस शिकायत का निस्तारण नहीं करता है तो 6 महीने तक ये पेमेंट देयर नहीं होगा। 6 महीने के बाद 15 दिन या 45 दिन खत्म होने के बाद ही ये ब्याज लगेगी। जो धारा 16 के अंतर्गत ब्याज देय है उसकी छूट आयकर गणना में नहीं मिलेगी, ऐसा एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट की धारा 23 के अनुसार कहा हुआ है। अब अगर कोई खरीदार सप्लायर को निश्चित समय तक पेमेंट नहीं करता है और या फिर धारा 16 के अंतर्गत जो ब्याज का भुगतान करना है वो नहीं करता है, तो सप्लायर क्या कर सकता है? तो ऐसे मामलों के लिए राज्य सरकारों ने एक माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल MSEFC की स्थापना की है। इस काउंसिल पर हम समाधान पोर्टल के थ्रू, MSME समाधान पोर्टल के थ्रू एक शिकायत दर्ज कर सकते हैं और ऐसी शिकायतों की जांच करके MSEFC खरीदार को ऐसी देय राशि और ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश देगी।
दूसरी तरफ अगर कोई खरीदार जब पेमेंट नहीं करता है तो उसे भी अपने एनुअल अकाउंट्स में कुछ चीजें डिक्लेयर करनी होंगी, खास करके ऐसे खरीदार जिनके एनुअल अकाउंट ऑडिट होते हैं। तो एक तो उन्हें डिक्लेयर करना होगा कि कितना पैसा ऐसे सप्लायर को पे करने से रह गया है और उस पर ब्याज कितनी देय होने से रह गई है। दूसरा, अगर पूरे साल में कोई भुगतान किया गया है और उसमें धारा 16 के अनुसार ब्याज दी गई है तो उस ब्याज का अमाउंट और भुगतान की राशि। और अगर कोई ऐसा भुगतान जो ब्याज दिए बिना दिया गया है जबकि देरी से किया गया था तो ऐसे देरी वाले अमाउंट के लिए ब्याज की राशि। और ऐसी ब्याज जो साल के वर्ष में पे नहीं की गई और उसी साल की नहीं, अगर किसी साल में ब्याज पे होने से रह गई है तो उसे अगले सालों के अगले ईयर्स के एनुअल अकाउंट में भी दिखाना होगा जब तक कि वो एक्चुअल में पेमेंट नहीं हो जाता। अगर धारा 22 में जो जानकारी बताई गई है वो वार्षिक विवरण में नहीं दी जाती है तो कम से कम 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं CN अग्रवाल आपको धन्यवाद देता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं जो इनकम टैक्स में ये चेंज आया है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को पेमेंट से संबंधित, इसको कृपया जरूर ध्यान दें। अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपको विशेष हानि उठानी पड़ सकती है। धन्यवाद।